हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। वो हमारा चैप्टर जो था कंप्यूटर कम्युनिकेशन वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक चैप्टर नेक्स्ट वाला लेंगे, उसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सिस्टम प्रणाली शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिस्टेमा से हुई है, जिसका अर्थ है विभिन्न इकाइयों में उचित तालमेल। उचित तालमेल अर्थात सिस्टम इज़ प्रॉपर कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरियस वर्किंग यूनिट्स। किसी सिस्टम या प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जाता है ताकि एक या अधिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, जैसे दूरसंचार प्रणाली, यातायात प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली एवं लेखांकन प्रणाली। एक स्पेसिफिक उद्देश्य ऑब्जेक्ट को प्राप्त अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड समूह के सभी घटकों या फंक्शनल यूनिट को एक योजना के अंतर्गत आपस में जोड़ना या लिंक करना सिस्टम कहलाता है। या घटकों कंपोनेंट्स का एक समूह ग्रुप जो केवल किसी कार्य को करने के लिए पारस्परिक क्रिया करता है सिस्टम के रूप में जाना जाता है। एक सिस्टम साधारणतः घटकों का समूह होता है जो किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इंटरैक्ट करता है। एक सिस्टम विभिन्न इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स से मिलकर बना एक ग्रुप है जो एक प्लान्ड वे से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने हेतु कार्य करते हैं, अर्थात किसी निश्चित ऑब्जेक्टिव जो पहले से निर्धारित है उसको प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से संबंधित विभिन्न एलिमेंट का समूह सिस्टम कहलाता है। यहाँ विभिन्न एलिमेंट्स विभिन्न भौतिक पदार्थ हैं, जैसे मशीन, लेबर वगैरह। उसके बाद है नोट। सिस्टम के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। तो सिस्टम समझ में आया कि सब क्या है, जो एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड जो कम्युनिटी है उसको बोलते हैं सिस्टम। अब वो किसी भी तरह की कम्युनिटी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, लेबर हो सकती है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर बिजनेस भी क्या होता है, एक सिस्टम होता है। इसके मॉड्यूल्स मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, सेल्स, रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग और पर्सनल अपने आप सिस्टम में हैं। ये सभी एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और प्रॉफिट अर्जित कर एम्प्लॉयज़ और स्टॉक होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। नीड ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की क्या आवश्यकता है। सिस्टम का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। सिस्टम कई कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कंपोनेंट्स का अपना कार्य होता है। सभी कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। कंप्यूटर भी सिस्टम का अच्छा उदाहरण है। कंप्यूटर कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड आदि सभी कंप्यूटर के घटक हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट और आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। फंक्शनिंग यानी कि कार्य की यूनिट्स के मध्य संगठित संबंधों को सिस्टम के रूप में जाना जाता है। एक सिस्टम इसलिए विद्यमान होता है क्योंकि उसे एक या अधिक एम्स को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्टम को आपस में निर्भर यूनिट्स के समूहों की ऐसी कड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी योजना के अनुसार आपस में एक साथ जोड़ा जाता है। मतलब ये है कि सिस्टम तो है लेकिन उनको किसी उद्देश्य के लिए किसी योजना के अनुसार आपस में जोड़ा जाता है। सिस्टम स्टडी के 3 बेसिक पर्पस होते हैं। सिस्टम का निर्माण, पहला क्या है, इसमें सिस्टम का निर्माण प्री डिफाइंड एम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा है कि कंपोनेंट्स के मध्य इंटरलिंकिंग और इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को इसके सब सिस्टम या उप प्रणालियों के लक्ष्यों को अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये देखिए एक इलस्ट्रेशन दिया है, सिस्टम का मतलब चित्र दिया गया है। ये है सिस्टम, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये इनपुट है, ये इंटर रिलेशनशिप है इनकी आपस में, ये सब सिस्टम्स हैं, ये इसका आउटपुट है। ये बाउंड्री दे रखी है, एक तरह से सिस्टम को डिफाइन किया गया है, एक चित्र बना के बताया गया है। सिस्टम फीचर, सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने और उसकी प्रॉपर वर्किंग करने हेतु सभी सिस्टम्स की कुछ कॉमन विशेषताएं होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, इंटरैक्शन पारस्परिक प्रक्रिया, इंटरडिपेंडेंसी परस्पर निर्भरता, इंटीग्रेशन अखंडता और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव केंद्रीय लक्षण होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव सभी सिस्टम्स के पहले से ही कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी स्थिर उद्देश्य होते हैं। उदाहरणतः शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य यंग माइंड यानी युवा दिमाग को क्वालिफाइड सिविलाइज्ड माइंड योग्य शिक्षित दिमाग में बदलना है। किसी भी सिस्टम के प्रारंभिक चरण में यूज़र को मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले सभी नेसेसरी ऑपरेशंस या कार्य को स्पष्ट कर देना चाहिए। किसी सिस्टम की प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्रयुक्त हुआ है वो रियल या अनाउंस्ड हो सकता है। उसके बाद है, कोई भी यूज़र जब सिस्टम का एनालिसिस करता है तो यूज़र को कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेंट्रलाइज्ड टारगेट ज्ञात होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारी विशेषता, इसके अंदर इंटरडिपेंडेंसी। इसका तात्पर्य है यह है कि संगठन के पार्ट्स या कंप्यूटर यूनिट्स एक दूसरे पर निर्भर रहें। सभी सिस्टम्स इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स बोन्स, ऑर्गन्स और विभिन्न बायोकेमिकल से मिश्रित होता है। हमारा जो बॉडी है वो भी एक सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर आदि से मिलकर बना है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीग्रेशन यानी अखंडता। इसका सीधा सा अर्थ सिस्टम की कंप्लीटनेस से है। इंटीग्रेशन का संबंध इस बात से है कि सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार सिस्टम के पार्ट्स सिस्टम में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, फिर चाहे कोई प्रत्येक अंग कोई विशिष्ट कार्य ही क्यों न कर रहा हो। एक सिस्टम पुनः सब सिस्टम में सब डिवाइडेड हो जाता है, जिसमें प्रत्येक अपने इंटरैक्टिंग एलिमेंट यानी तत्वों को रखते हैं। जैसे एक बिजनेस सिस्टम का पुनः प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस सब सिस्टम में विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद है इंटरैक्शन वो तरीका है जिसमें प्रत्येक यूनिट सिस्टम के अन्य कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन, इसका संबंध स्ट्रक्चर और ऑर्डर से होता है। यह घटक तत्वों को संगठित करने की वह विधि है जो विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टम का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना है। सिस्टम विभिन्न प्रकार के क्लासिफाइड होता है। पहला है इसके अंदर फिजिकल सिस्टम और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम यानी भौतिक या अमूर्त प्रणाली। ऐसी कोई भी वास्तविक वस्तु जो ऑपरेशन की दृष्टि से स्टैटिक या डायनेमिक हो फिजिकल सिस्टम कहलाती है। यानी कि या तो स्टैटिक होगी या डायनेमिक होगी ऑपरेशन यानी काम करने की दृष्टि से, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल सिस्टम। उदाहरण के लिए कार्यालय, डेस्क, चेयर्स जो कॉलेज या स्कूल के संचालन में सहायक होती है। कॉलेज अथवा स्कूल के वे भौतिक हिस्से हैं जो विजिबल होते हैं, उन्हें गिना भी जा सकता है, वे स्टैटिक हैं। इसके विपरीत प्रोग्राम किया हुआ एक कंप्यूटर एक डायनेमिक सिस्टम है। कोई भी परसेप्चुअल और इमैटेरियल सिस्टम डायनेमिक सिस्टम है। यह सूत्रों के समरूप हो सकती है जो वेरिएबल्स के मध्य संबंधों को दर्शाती है। एक मॉडल एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। एक समीकरण का एल्गोरिदम भी एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये दे रखा है कि फिजिकल सिस्टम जो भी हमारी यूज़ में आ रही हैं वो सब क्या है, एक फिजिकल सिस्टम है। अब वो चाहे स्टैटिक यानी कि रुकी हुई भी हो सकती है और डायनामिक यानी काम करती हुई भी हो सकती है, हिलती डुलती भी हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई हुई भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन और क्लोज्ड सिस्टम, जहाँ पर जैसे कि ओपन मतलब एनवायरमेंटल भी हो सकती है और कुछ अंदर भी हो सकती है, जो इनसाइड वाली जो एक रेखा के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, इसको स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर किया जा सकता है। उसके बाद आता है ओपन सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इनपुट फ्रॉम आउटसाइड मतलब हमें इनपुट जो मिलेगा वो बाहर से मिलेगा। एंट्रोपी होगी यानी कि डिसऑर्डरनेस होगी, मतलब अव्यवस्थित हो सकता है। और प्रोसेस, आउटपुट और साइकिल, एक तरह से इसके अंदर प्रोसेस भी होगा, आउटपुट भी मिलेगा और एक तरह की साइकिल भी कनेक्टेड होगी। डिफ्रेंसिएशन हम उसमें विभेदीकरण भी कर सकते हैं। इक्विफाइनलिटी हम उसके अंदर लास्ट में एक इक्विफाइनलिटी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट है हमारा मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी मानव निर्मित सूचना प्रणाली। प्राय सूचना किसी अवस्था या घटना के बारे में अनिश्चितता को न्यूनतम कर देती है और यूज़र और एनालिस्ट के मध्य कम्युनिकेशन का मुख्य कारण इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है। मतलब इसके अंदर जो मेन कारण है यूज़र और एनालिस्ट के मध्य वो क्या है, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह हमें निर्देश, आदेश और फीडबैक देता है और ये डिसीजन मेकर्स के मध्य संबंधों की प्रकृति का पता लगाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को उपकरणों, प्रक्रियाओं और संचालन सिस्टम के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे यूज़र आधारित मानदंडों को केंद्र में रखकर इंफॉर्मेशन निर्मित करने और इसे यूज़र को प्लानिंग, कंट्रोल और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। विभिन्न विशेषज्ञ ये पहचानने में विफल रहते हैं कि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कई इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। इसमें प्रत्येक निर्माण डाटा फ्लो को बनाए रखने और इन कम्युनिकेशंस, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करने और इफेक्टिवनेस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। तो आज जैसे हमने ये वाला चैप्टर शुरू किया, इसका पहला पॉइंट हमने इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।